अब श्रीराज नायर साहब के पास में चल रहा हूं। श्रीराज नायर साहब, क्या आपको लगता है कि ये जो अल्पसंख्यक की राजनीति है, जो सारे राजनीतिक दल एक एक करके कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कांग्रेस पार्टी भी जो फोकस उनका भारत जोड़ो यात्रा के दौरान था, उन्होंने कहा कि नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो, उसमें भी इतना जो फोकस सिर्फ नफरत पर और जो पॉलिटिक्स जिस तरह की हो रही है उसको लेकर किया गया, बजाय इसके कि जैसे अभी रोहन गुप्ता साहब समझा रहे थे कि नौकरियां कितनी आई, रोजगार कितना मिला, इसको लेकर जनता से ज्यादा बात इस पे हुई कि नफरत बहुत ज्यादा बढ़ रही है और इसको घटाना है तो पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ आपको देखना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि ये वाली जो पॉलिटिक्स है ये विपक्ष के लिए एक तरह से गेम चेंजर अगले चुनाव में साबित होगी? देखिए राम जी, हमारे कहावत है, गधा जब चलता है और कोई गड्ढे में गिर जाता है तो वो भी अपना रास्ता घूम के जाता है। यहाँ पर लगातार एक के बाद चुनाव हारने के बाद भी विपक्षियों की आंखें खुल नहीं रही हैं और वो तुष्टीकरण की राजनीति में फिर मुलव्वस होते जा रहे हैं। आज देश में एक अच्छा माहौल है। 2004 के बाद कितने दंगे, 2014 के बाद कितने दंगे हुए, कितने ब्लास्ट हुए, देश में सुरक्षा का माहौल है, देश में एक अच्छा हिंदुत्व का वातावरण है। कांग्रेस ने जिस प्रकार से हिंदुओं को दुय्यम दर्जे के नागरिक बनाने का प्रयास किया, जिस प्रकार से कम्युनल वायलेंस बिल का लाने का प्रयास किया, जिस प्रकार से हिंदुओं का जीना दुश्वार कर दिया था, जिस प्रकार से माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने खुल करके मंच से कहा था कि देश के रिसोर्सेज पर पहला अधिकार मुसलमानों का था, तो तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा हो चुकी थी और देश का हिंदू इसी डर से जाग गया। और आज एक हिंदुत्व का एक अच्छा अनुकूल वातावरण इसी वजह से है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति की और उससे आज देश का हिंदू पूरे मैं केरल से हूं, पूरे देश भर में हिंदुत्व का एक वातावरण बना है। आज ये फिर भी जाग नहीं रहे हैं। डेवलपमेंट, विकास की बात न कर करके और हिंदुत्व की बात न करके फिर पुरानी राह पर चले मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए। फिर आप 2024 में देख लीजिए, 2019 में लेकिन नायर साहब, सवाल ये है कि जब इस तरह की 10 सेकंड दीजिए जी। 2019 में कांग्रेस की 55 सीट आई थी, उनमें से 19 सीट केरल से आई थी क्योंकि शबरीमला का विषय था, और वहां पे पंजाब से आई थी क्योंकि अमरिंदर सिंह की वजह से थी। अगर पंजाब और केरल ना होता तो कांग्रेस की 10 सीट भी नहीं आती। अब ये 2024 में इनका हालत डबल डिजिट भी टच करेंगे कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये खुद ही अपनी कब्र खोद रहे, ये बार बार कब्र की बात करते हैं, ये खुद कर रहे हैं, यही हम कहना चाहते हैं। नहीं, लेकिन जब रैलियां होने लगती हैं, एक क्राइम हुआ, क्राइम के बाद हिंदूवादी संगठन जाके रैलियां कर रहे हैं, दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं पुलिस के ऊपर, तो क्या आपको लगता है कि ये सही माहौल है, ये सही तरीका है? देखिए राम जी, जिस दिन ये वाकया, हम उस वाकया का कंडेम करते हैं। हमने सबसे पहले सीबीआई की इंक्वायरी की मांग की। ये वाकया क्या एक्सीडेंट था, जल गए, जलाए गए, गाड़ी में आग लग गई, इसकी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। इन्वेस्टिगेशन के बजाय सीधा हिंदुत्ववादी संगठन बजरंग दल के ऊपर आरोप लगा रहा, कहां तक ठीक था? राजस्थान में पिछले 4 साल से हम देख रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चरमरा चुका है, कोलैप्स हो चुका है। वहां पर अपने फेलियर का ठीकरा ये बजरंग दल के ऊपर ढोना चाहते हैं, तो ये कहां तक सही है? हमारे यहाँ कहावत है 100 गुनहगार छूट जाएं परंतु एक बेगुनाह नहीं फंसाना चाहिए। ये लोग जानबूझकर, जो व्यक्ति वहां मौजूद नहीं थे, जो घटना लोहारू की हुई है, गौ तस्कर का भाई बैठा है भरतपुर में, उसने अपने काल्पनिक कहानी बना करके कुछ लोगों का नाम दे दिया, तो राजस्थान की सरकार रात को 3 बजे जाके तोड़फोड़ एक गर्भवती महिला के पेट पर लात मारकर उसके बच्चे को मार दिया। इस प्रकार की तालिबानी हरकत कहां तक ठीक है? राजस्थान में कांग्रेस ने पिछली बार भी 0 किया, इस बार भी 0 होगा, और देश भर में हम ये मानते हैं जिस प्रकार से ये हिंदुत्व के पीछे पड़े, आने वाले 2024 के चुनाव में ये डबल डिजिट टच नहीं करेंगे। ठीक है डॉक्टर अजीज खान, लेकिन बार बार ये जो बनाने की कोशिश होती है कि नहीं साहब, जानबूझ के अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, जानबूझकर इस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं, ये बजरंग दल के लोग कर रहे हैं, वीएचपी कर रही है, बीजेपी कर रही है, संघ कर रहे हैं, इससे क्या आपको लगता है कि वाकई फायदा मिलता है? या फिर जो जरूरी मुद्दे हैं जिन पे बात होनी चाहिए, रोजगार पे बात हो, आवास पे बात हो, गरीबों को कितने मकान मिले, कितना बिजली है, कितना पानी है, कितनी सड़क है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस पे बात विपक्ष के लोगों को करनी चाहिए? देखिए रोहन भाई, बिल्कुल निश्चित तौर पे आप ठीक बात कह रहे हैं। विपक्ष इस पर बात करता है। आप देखिए, कानून व्यवस्था की बात हुई, कानपुर में इतना बड़ा हादसा हो गया। अभी देखिए, उमेश पाल
कि किस तरीके से हत्या हुई, जी। लेकिन जब विपक्ष सवाल उठाता है, देश की जनता सवाल उठाती है, तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय क्या कहते हैं, सत्ता में बैठे लोग क्या कहते हैं कि साहब विपक्ष करवा रहा है। साहब विपक्ष को कब तक पोसेंगे आप? भाई आप 6 साल से आप उत्तर प्रदेश में हैं, 9 साल से आप केंद्र में हैं, आप कोई भी जिम्मेदारी आप खुद नहीं लेते। जब कोई बात होती है साहब विपक्ष के ही इशारे पे अधिकारी चल रहा है, विपक्ष के ही इशारे पे साहब शासन प्रशासन चल रहा है, विपक्ष के ही लोग सारे क्राइम करवा रहे हैं। ये कब तक आप भागेंगे? सवाल इस बात का है, जब तक जिम्मेदारी नहीं लेंगे, आप शासन सत्ता में हैं, आप राजा हैं इस मुल्क के, आप जिम्मेदारी भी नहीं ले रहे। महंगाई पे सवाल उठेगा, साहब कहेंगे कांग्रेस ने 60 साल राज किया। अब बेरोजगारी की बात आई, साहब कहे बेरोजगारी हम कैसे खत्म करें, क्योंकि हम तो अभी 9 साल हुआ। हमारा मकसद सिर्फ कहने का यह है कि आप जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, आप जनता को भरमाना चाहते हैं, और इसी वजह से आप हिंदू मुसलमान के नैरेटिव खड़ा करते हैं कि ताकि लोग सवाल ना करें। नहीं अजीज खान साहब, यही तो मेरा सवाल है, यही तो मेरा सवाल है आपसे कि आप कह रहे हैं कि 9 साल से हिंदू मुसलमान का नैरेटिव खड़ा हो रहा है, इसमें क्या विपक्ष बराबर का सहयोग नहीं कर रहा है क्या? मैं ये कह रहा हूं कि आप जो है गोल पोस्ट चेंज करने क्यों देते हैं? अगर बात शिक्षा की हो रही है तो शिक्षा पे होने दीजिए। सवाल यह है कि जो आपने कानपुर की घटना का जिक्र किया, उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार बैकफुट पर आई, और उत्तर प्रदेश की सरकार इस मामले को लेकर वो कह रहे हैं कि देखिए गरीबों का मकान है और गरीबों के ऊपर कार्रवाई के लिए रोका गया है। अगर आप सही मुद्दे को सही तरीके से उठाएंगे तो बात आपकी भी सुनी जाएगी, लेकिन आप चाहते वही हैं कि नहीं, आप शफीकुर रहमान बर्क जो बोलेंगे, एसटी हसन जो बोलेंगे, अजीज खान जो बोलेंगे, इस पे फोकस ज्यादा होना चाहिए। आप अभी भी मसला जैसे लोहारू का उठा, मैं एक बात कह देता हूं फिर आप इसका जवाब दीजिए, रागी साहब के पास में जाऊंगा। जैसे लोहारू का मुद्दा उठा, लोहारू का मुद्दा या लोहारू में मर्डर हुआ या घटना घटी या हादसा हुआ, वो क्यों हुआ इसके पीछे जाने के लिए कोई तैयार नहीं, ये कहने के लिए कोई तैयार नहीं है उन युवाओं से कि ये जो गौ तस्करी होती है ये क्यों होती है, ये कौन करता है, और अगर इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस जाती है तो गोली क्यों चला दी जाती है। भाई एक सार्थक बहस इस पे भी तो होनी चाहिए। जो दोषी हैं, जो जिम्मेदार हैं, उन पे तो संविधान की जो सबसे खतरनाक धारा हो उसके तहत कार्रवाई हो जाए, लेकिन जो सार्थक चीजें हैं उन पर क्यों नहीं जाना चाहते, बजाय इसके कि हर चीज को हिंदू मुसलमान से कनेक्ट कर दिया जाए। यह आपको नुकसान देने वाला है अजीज खान साहब। देखिए राममोहन जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने उठाया, और हम चाहते हैं ऐसे, समाजवादी पार्टी ऐसा चाहती है, देश की जनता ये चाह रही है कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसको उठाए जाए। लेकिन आज बीजेपी क्या कर रही है, नैरेटिव सेट कर रही है। वो चाहती है जो असली मुद्दे हैं उस पर बात ना हो, उस पर बहस ना हो, महंगाई पर बहस ना हो, बेरोजगारी पर बहस ना हो, कानून व्यवस्था पर बहस ना हो। सवाल इस बात का है कि इस तरीके के नैरेटिव सेट कौन कर रहा है। अभी साहब कह रहे हैं कि बजरंग दल के ऊपर आरोप था। अरे भाई, सवाल इस बात का है कि अगर वहां पर हत्या हुई है, अगर वहां पे पुलिस इस तरीके से कहीं ना कहीं उसकी इन्वेस्टिगेशन में आया है, तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी आपको। आज उत्तर प्रदेश में उमेश पाल का जो कांड हुआ है, घटना, लगातार वो कई दिनों से कंप्लेंट कर रहे थे, पुलिस को उन्होंने सूचना दिया कि हमारे जान का खतरा है, लेकिन पुलिस उस पर संज्ञान नहीं लिया, पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं कर रही थी। आज घटना हो गया और आप आंसू बहा रहे हैं, कोई फायदा है इससे? कानपुर में आप देखिए अधिकारियों के सामने किस तरीके से एक परिवार को जला दिया गया, किस तरीके से हालात पैदा हुए। सवाल इस बात का है कि ऐसी स्थितियां जब पैदा हो रही हैं तो सत्ता में जो बैठे लोग हैं वो उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, लेकिन इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि इनके अधिकार में आज अधिकारी नहीं है, अधिकारी बेलगाम हो चुका है।